Hello dear students, I am CA Jasmine Arora and I am back with another video which is for the chapter number 2. चैप्टर नंबर 2 हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था जहां हमने इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड सेक्शंस को कवर किया था। आज की क्लास में हम मेमोरेंडम एंड आर्टिकल से रिलेटेड सेक्शंस को कवर अप करेंगे। सो स्टार्टिंग विद सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4 में सबसे पहले डेफिनेशन बताई गई है कि एमओए होता क्या है। एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, एक बेस डॉक्यूमेंट है, चार्टर डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का। आपको पता है एमओए जो और ईओए जो होते हैं वो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि हमारे आरओसी ऑफिस में पड़े होते हैं। एनी पर्सन कैन गो एंड इंस्पेक्ट द डॉक्यूमेंट्स एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स। So, starting with the definition of MOA, as we have already discussed the same, MOA क्या होता है? जो ओरिजिनली फ्रेम्ड अप हो कंपनी का डॉक्यूमेंट या ऑल्टरेशन की हो इसकी टाइम टू टाइम, चाहे प्रीवियस कंपनी लॉ में बनाया हो या इस एक्ट में 2013 के एक्ट में बनाया हो, दैट वुड बी टर्म टू बी अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट इज ये एक बेस डॉक्यूमेंट होता है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के साथ, कंपनी का मतलब इसके बेस पे ही कंपनी फॉर्म होती है। क्यों? क्योंकि उसमें सारे कंपनी का ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस का होगा, कंपनी के क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, कंपनी की लाइबिलिटी कितनी है मेंबर्स की, ये सब इस डॉक्यूमेंट में मेंशन किया जाता है। सो इट इज द बेस डॉक्यूमेंट। एमओए प्लस एओए क्या बनते हैं? कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन बनते हैं। उसके बाद एमओए एओए किस बेस पे बनाए जाते हैं? कंप्लाई करते हैं ये कंपनीज एक्ट 2013 के साथ। तो रिक्वायरमेंट्स जो बताई गई है वो सेक्शन नंबर 4 में बताई गई है। मेन जो रिक्वायरमेंट ये ही होती है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या कंटेन होता है, कंपनी का ऑब्जेक्ट कंटेन होता है जिसके बियॉन्ड हमारी जो कंपनी है वो डील नहीं कर सकती, वो एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं कर सकती, और अगर करती है तो वो अल्ट्रा वायर्स टू द कंपनी हो जाएगा और वो सारे कॉन्ट्रैक्ट, सारे डीलिंग्स क्या होंगे? वॉइड होंगे। सो ऑब्जेक्ट्स ऑफ रजिस्टरिंग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है? इट कंटेन्स ऑब्जेक्ट जो कि बताता है पॉसिबल स्कोप ऑफ ऑपरेशन क्या है कंपनी का जिसके बियॉन्ड वो नहीं जा सकती। हमारे शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स और जो लोग जो कंपनी के साथ डील करना चाहते हैं, थर्ड पर्सन, उनको पता चल जाएगा कि कंपनी की क्या पावर्स हैं एंड कंपनी की इन एक्टिविटीज में एंगेज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी का जो बिजनेस है वो लेदर से डील करता है तो कंपनी लेदर के ही जो है ऑपरेशंस में, एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगी। कंपनी ऐसा नहीं है कि किसी और बिजनेस में डील करने लग जाएगी, फर्नीचर में डील करने लग जाएगी, या जो है कंपनी डील करने लग जाएगी किसी फ्रूट्स के साथ। ऐसा अलाउड नहीं है। क्यों नहीं है? इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि कंपनी कुछ लॉफुल चीजें ही कर सकती है। लॉफुल बहुत वाइडर टर्म हो जाती है। कंपनी के जो ऑब्जेक्ट में लिखा होगा वैसे भी कंपनी एक लॉफुल पर्पस के लिए ही बनती है, और अगर अपने ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट कुछ भी काम करती है, जरूरी नहीं है वो इलीगल होगा, कुछ भी काम हो, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट है वो काम तो वो चीजें अल्ट्रा वायर्स टू द कंपनी हो जाएगी, अल्ट्रा वायर्स टू द मेमोरेंडम माना जाएगा। सो अब ये जो मेमोरेंडम है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, हमारे आरओसी में पड़ा होता है ये डॉक्यूमेंट। कोई भी पर्सन जाके इस डॉक्यूमेंट को रीड आउट कर सकता है, इवन उसकी फोटोकॉपी भी ऑब्टेन कर सकता है। तो अगर कोई थर्ड पर्सन हमारी कंपनी के साथ डील करने आ रही है तो हम ये प्रिज्यूम करके चलते हैं कि उन्होंने हमारा जो मेमोरेंडम का जो डॉक्यूमेंट है वो रीड आउट कर लिया है। एवरी पर्सन एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट कंपनी इज प्रिज्यूम दैट दे हैव द नॉलेज ऑफ द कंडीशंस कंटेन्ड देयरइन। उसके बाद शेयर होल्डर्स को भी पता हो कि उनका जो पैसा है वो किस पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है, कैन बी यूज्ड बाय द कंपनी, एंड उनके क्या क्या रिस्क होंगे। जैसे प्रोस्पेक्टस इशू होता है, जब प्रोस्पेक्टस के थ्रू पब्लिक का पैसा इनवाइट किया जाता है तो उसमें कंपनी किस पर्पस के लिए पैसा रेज करती है वो अपने हमारे प्रोस्पेक्टस में मेंशन करती है। क्या प्रोजेक्ट होगा, क्या उसका रिस्क होंगे, प्रोस्पेक्टस से जो पैसा रेज कर रही है अगर उसके अगेंस्ट, अगर उसमें कुछ वेरिएशन करती है तो भी अपने शेयर होल्डर्स को वो एक एग्जिट ऑफर देती है। वैसा ही यहाँ पे बताया गया कि शेयर होल्डर्स को पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि मेरा पैसा रेज किया गया है तो किस पर्पस के लिए किया गया है, कहाँ यूज होगा, कितना रिस्क है उस प्रोजेक्ट में। कंपनी अपने प्रोविजन जो उसके एमओए में है उससे डिपार्ट नहीं कर सकती, अगर करती है तो वो अल्ट्रा वायर्स टू कंपनी होगा और वॉइड होगा। ऐसा हुआ तो जो थर्ड पार्टी है वो कंपनी को स्यू नहीं कर सकती कि आप इस पर्टिकुलर जो है परफॉर्मेंस करो, और ना ही कंपनी थर्ड पार्टी को स्यू कर सकती है क्योंकि ये एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता।
लेकिन अगर थर्ड पार्टी चाहे अपना पैसा जो उसको कंपनसेशन रिकवर करना है वो कंपनी के डायरेक्टर्स ऑफिसर से रिकवर कर सकती है, लेकिन कंपनी से रिकवर नहीं कर सकती। हमने ये बेसिक सी चीजें देखी। उसके बाद हम देखते हैं कि मेमोरेंडम जो है हमारा एमओ डॉक्यूमेंट, वो स्टेट क्या करता है, यानी वो क्या क्या इंक्लूड होता है। उसमें डिफरेंट क्लोजेस इंक्लूड होते हैं, जैसे कि नेम क्लोज। नेम क्लोज में वहां पे बताया जाता है उसमें लिमिटेड होगा इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगा, प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज किया होगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में। एक्सेप्शन है, ऐसा कुछ रिक्वायर्ड नहीं होता सेक्शन 8 कंपनीज के लिए। नेक्स्ट इज इन रिलेशन टू रजिस्टर्ड ऑफिस, कौन सी स्टेट में हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस जो है एस्टेब्लिश्ड है वो बताया जाएगा। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट क्लोज, क्या कंपनी के ऑब्जेक्ट्स हैं, क्या पावर्स हैं, हमें वो बतानी पड़ेंगी ऑब्जेक्ट क्लोज के अंदर। उसके बाद है लायबिलिटी क्लोज। लायबिलिटी मैंने आपको बताया था कि लायबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड या अनलिमिटेड हो सकती है, वही चीजें हमें बतानी पड़ती है हमारे एमओए के अंदर। अगर लिमिटेड है तो लिमिटेड बाय शेयर्स है या लिमिटेड बाय गारंटी है, या अगर उसमें लिमिटेड बाय गारंटी है या अनलिमिटेड है तो विदाउट हैविंग शेयर कैपिटल है या विद हैविंग शेयर कैपिटल है। तो लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब होता है कि जितना पैसा उनका अनपेड रह गया, उनके शेयर्स जो वो होल्ड करते हैं उतने के लिए वो उस अमाउंट तक के लिए वो लायबल रहते हैं, अमाउंट अनपेड के लिए। और गारंटी में जितना अमाउंट उन्होंने स्टेट किया था कि जब उन्होंने सब्सक्राइब किया था शेयर्स को, और उस टाइम जितना अमाउंट के लिए वो अग्री किए थे उस अमाउंट को ही हम उनका गारंटी अमाउंट उतने के लिए लायबल रखेंगे। उसके बाद वो कहते हैं टू कंट्रीब्यूट, किस चीज में वो कंट्रीब्यूट करेंगे, टू द असेट्स ऑफ द कंपनी। 3 चीजों में वो कंट्रीब्यूट करते हैं, असेट्स ऑफ द कंपनी में करते हैं, या वाइंडिंग अप के दौरान कोई खर्चा कोस्ट या एक्सपेंसेस लगे उसके लिए, या अगर जैसे कंट्रीब्यूटरी और लोग भी जो पैसा लगा रहे हैं उसके एडजस्टमेंट ऑफ राइट के लिए आपस में जो एडजस्टमेंट करनी होती है, इन तीनों चीजों के लिए उनका इस केस में पैसा जो वो लेके आएंगे यूज किया जा सकता है। जब वो असेट्स ऑफ द कंपनी में पैसा लगाते हैं, देखो जो गारंटी वाला केस होता है उनको पैसा तभी लाना पड़ता है जब कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है, लेकिन लिमिटेड बाय शेयर्स के केस में वाइंडिंग अप के दौरान भी या अनपेड पैसा है जब हम कॉल मांगती है कंपनी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी भी मांगा जा सकता है। तो गारंटी के केस में जब वो एसेट्स में कंट्रीब्यूट कर रही है तो कौन करेंगे, जो मेंबर है कंपनी का, या मैंने आपको एक चीज बताई थी जो पिछले 1 साल के अंदर हमारी कंपनी का मेंबर था या वो अपने शेयर्स बेच चुका है कंपनी का 1 साल के अंदर, उन लोगों को भी कंट्रीब्यूटरीज में हम काउंट करेंगे और पैसा मंगाएंगे जब कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है। आफ्टर ही ceases to be a member for the payment of debts and liabilities की पेमेंट के लिए ऑफ द कंपनी, और such debts and liability as may be contracted before he ceases to be member, यानी जब वो मेंबर था उस लाइबिलिटीज के लिए, या जब वो मेंबर नहीं है उसके बाद कोई अगर हमारी लाइबिलिटीज अराइज हुई है उस केस के लिए भी 1 साल के अंदर वाले मेंबर को बुलाया जा सकता है। नेक्स्ट इज इन केस द कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, अगर शेयर कैपिटल है तो अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल बताई गई होगी, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, कितने शेयर्स में डिवाइडेड है, किस अमाउंट के शेयर्स हैं, वो सब बताया जाएगा हमारे कैपिटल क्लॉज में। अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, कंपनी टू बी रजिस्टर्ड, डिवीजन बताई जाएगी, फिक्स्ड अमाउंट, नंबर ऑफ शेयर, सब कुछ बताया जाएगा। एंड ऑल द सब्सक्राइबर जितने शेयर्स लिए थे, जिन्होंने अग्री किया था, वो बताया जाएगा। एंड इसमें ये चीज बोली गई है कि जितने भी हमारी कंपनी के सब्सक्राइबर्स थे, फर्स्ट जो मेंबर्स बोले जाते हैं, वो लोग एटलीस्ट 1 शेयर तो लेंगे ही लेंगे, शैल नॉट बी लेस देन 1 शेयर। एंड द नंबर ऑफ ईच सब्सक्राइबर टू द मेंबर इंटेंड्स टू टेक इंडिकेटेड अपोजिट इन द नेम, और जितना उन्होंने इंडिकेट किया था, जितना उन्होंने अग्री किया था हम सब्सक्राइब करेंगे, उनके नाम के आगे बताया जाएगा कितने नंबर ऑफ शेयर्स उन्होंने लिए हैं। और आपको पता है इस क्लोज के अगेंस्ट 1 पर्सन कंपनी में जैसे एक ही मेंबर होता है, तो यहाँ वहां 1 पर्सन कंपनी में ये क्लोज होने की बजाय कौन सा क्लोज होता है, नॉमिनी क्लोज होता है, जहां पे बताया जाता है हमारी कंपनी में हम किसको नॉमिनी अपॉइंट कर रहे हैं इन केस ऑफ डेथ या इनकैपेसिटी ऑफ द मेंबर, जो 1 पर्सन कंपनी का है नॉमिनी टेक ऑन कर लेगा। नेक्स्ट इज नेम क्लोज, कंपनी का नाम होना बहुत जरूरी होता है। मैंने आपको बताया था कंपनी का नाम रिजर्व किया जाता है ताकि उसका नेम को हम रिजर्व कर लें, हमारा इनकॉर्पोरेशन का पहला ये स्टेप होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, कंपनी को जब अप्लाई करना है नेम ऑफ द कंपनी के लिए अपने मेमोरेंडम, द नेम स्टेटेड इन द मेमोरेंडम शैल नॉट, जब अप्लाई कर रहे हैं नेम के लिए, नेम सुटेबल होना चाहिए,
पुरानी किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के जैसा ना होना चाहिए, आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, रिजेंबल नहीं करना चाहिए वैसा। ऐसा भी नहीं है कि आप उसको, अगर कोई नेम ऐसा पर्टिकुलर है आप उसको हिंदी में लिख दीजिए, नो, इट शुड नॉट बी आइडेंटिकल या इट शुड नॉट रिजेंबल टू दैट नेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी। या अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे रूल्स प्रिस्क्राइब किए हैं तो उनके अकॉर्डिंग वो नेम अनडिजायरेबल नेम भी नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी आइडेंटिकल या रिजेंबल टू नियरली नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ नहीं होना चाहिए, या जो इस एक्ट के दौरान बनी है या प्रीवियस कंपनी लॉ के दौरान बनी है। और सच दैट इट्स यूज बाय द कंपनी विल कॉन्स्टिट्यूट, या तो कोई ऑफेंस बन रहा है, आप अपने नाम का जो कंपनी का नेम ऐसा यूज कर रहे हो जो एक ऑफेंस का रूप ले सकता है। हो सकता है आप किसी रिलीजन के अगेंस्ट, किसी कास्ट को टारगेट करते हुए कंपनी का ऐसा नेम रख रहे हो, वो चीज गलत है। या जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में अनडिजायरेबल नेम है तो वो भी आप यूज नहीं करोगे। और यहाँ पे भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर है वो किसको डेलीगेट की गई है, आरओसी को। ये इंपॉर्टेंट होती है पढ़नी कि आरओसी को डेलीगेट की गई है। या एक और अथॉरिटी आती है वो है रीजनल डायरेक्टर। रीजनल डायरेक्टर हायर पोजीशन पे होता है देन आरओसी। ओके, उसके बाद अब अनडिजायरेबल नेम होता क्या है। अ कंपनी शैल नॉट बी रजिस्टर्ड विद द नेम इन विच कंटेन्स, कुछ ऐसा वर्ड या कुछ ऐसा एक्सप्रेशन जिससे ऐसा लगे कि उस कंपनी में सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट इन लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, ऐसा ना लगे आपके कंपनी के नेम से। अगर ऐसा कुछ है तो वो एक अनडिजायरेबल नेम होगा। सो द वर्ड expression it likely to give an impression that it is connected or having the patronage of the central government, state government या कोई local authority या body constitute under LIC, जैसे central government जैसे LIC होगी या सेबी होगी, कुछ भी ऐसा body corporate से भी नाम, कोई regulatory से नाम आपका मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। कुछ आपने तोड़ मोड़ करके वैसा नाम रख लिया वो अलाउड नहीं होगा। या कुछ ऐसे नेम्स या एक्सप्रेशन कुछ ऐसे होते हैं जो वैसे अलाउड नहीं है, पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर अप्रूवल मिल जाए तो आप उन नेम को यूज कर सकते हो। प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ आप उन नेम्स को यूज कर सकते हो। तो रूल 8B जो अब हम पढ़ने वाले हैं उसमें ऐसा नाम बताया है गया है, द फॉलोइंग वर्ड्स या उनके कॉम्बिनेशन शैल नॉट बी यूज्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी अनलेस प्रीवियस अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट की मिल जाएगी तो हम यूज कर सकते हैं। तो इन नामों का आपको एक बेसिक से एक रीडिंग देनी है, जैसे बोर्ड, कमीशन, अथॉरिटी, अंडरटेकिंग, नेशनल, यूनियन, स्कीम, जैसे खादी, म्यूनिसिपल, पंचायत, डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये सब नेम्स की आपको एक रीडिंग देनी है। सो इन नेम्स को आप अच्छे से रिमेंबर कर सकते हैं। याद करना इज डिफिकल्ट, बट आप एक इसकी रीडिंग दे देंगे तो अगर एग्जाम में ऐसा कुछ आ जाता है तो इजीली आइडेंटिफाई कर सकेंगे। या जो द यूज ऑफ द वर्ड स्कीम विद द नेम ऑफ द गवर्नमेंट या स्टेट या इंडिया के साथ ऐसा यूज करना भी, अगर आप कुछ करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी या ब्यूरो वगैरह नेम को यूज करने के लिए। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है वो हमें बताता है कि कई जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन या कंपनीज होती हैं, जैसे कि बैंकिंग हो गई या इंश्योरेंस की होगी या निधि कंपनी, एनबीएफसी, अगर इनको ये अपनी कंपनी और ऐसा नेम यूज करना है तो इनको अपनी अपनी रिस्पेक्टिव रेगुलेटर्स जो हैं उनसे प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ती है। जैसे इंश्योरेंस, बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, असेट मैनेजमेंट, निधि, अगर ऐसे नाम यूज करने हैं तो रिस्पेक्टिव रेगुलेटर जैसे आईआरडीए, आरबीआई, सेबी, एमसीए, इन लोगों को यहाँ पे अप्लाई करके स्पेसिफिक अप्रूवल लेनी पड़ती है। उसके बाद आता है रिजर्वेशन ऑफ नेम। फर्स्ट जो स्टेप होता है हमारी इनकॉर्पोरेशन का, रिजर्वेशन ऑफ नेम के लिए देखो, जब कंपनी अपना अप्लाई करती है कि मुझे ये नाम रखना है तो उनका नाम कुछ पर्टिकुलर डेज के लिए रिजर्व किया जाता है। A person may make an application in such form and manner and accompanied by such fees देनी पड़ती है, इसमें भी प्रिस्क्राइब किसको देगा, आरओसी को देगा कि मेरा नेम रिजर्व कर दो। एज अगर कोई प्रपोज कंपनी जो नई कंपनी बनने जा रही है, इनकॉर्पोरेट होने जानी है, वो अपना नेम उस कंपनी का, या अगर ऑलरेडी कोई कंपनी है तो अगर वो अपना नाम चेंज करना चाहती है तो चेंज के केस में भी नाम रिजर्व हो जाते हैं। रिजर्विंग ऑफ नेम क्या होता है, अपॉन रिसीट जो रजिस्ट्रार है ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन जो उसको फर्निश हुई है वो रिजर्व कर लेगा नाम फॉर 20 डेज। 20 डेज के लिए वो नाम को रिजर्व कर लेगा अपने पास। 20 डेज कहां से देखेंगे, फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल, नेम के अप्रूवल के बाद। लेकिन अगर नेम का रिजर्व करना है या चेंज करना है, अगर एग्जिस्टिंग कंपनी ने किया है तो ये पीरियड होगा
60 डेज का। 60 डेज के लिए ये वो नाम आपका रिजर्व रहेगा इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी। इन केस ऑफ न्यू कंपनी वो नेम आपका रिजर्व रहेगा 20 डेज के लिए। कैंसलिंग नेम, अगर आफ्टर रिजर्वेशन कर लिया नाम का, अगर आरओसी को लगता है कि जो आपने जो नाम लिया था, कंपनी का नेम रिजर्व करवाया है, आपने कुछ गलत इंफॉर्मेशन देके, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन देके वो नाम को रिजर्व करवाया है, तो उस केस में आरओसी कुछ स्टेप्स लेती है। लेकिन उसके पहले हम एक रूल को देखेंगे। यहाँ पर रिजर्वेशन ऑफ नेम या चेंज ऑफ नेम करवाना है तो ये स्पाइस जो हमारा फॉर्मेट होता है, सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, उससे किया जाता है। INC 32 के अकॉर्डिंग हम अपना नेम रिजर्व करवा लेते हैं। अगर चेंज करवाना होता है तो रन के थ्रू हम अपना जो है कंपनी अपना नेम चेंज करवा सकती है। रिजर्व यूनिक नेम अलोंग विद कुछ फीस लगती है, उसके अकॉर्डिंग नेम रिजर्व हो जाता है। और जब हम एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे थे कि कैंसलिंग कब हो सकती है नेम की, अगर कुछ इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन के बेस पे आपने नेम रिजर्व करवाया था तो उस केस में क्या होगा, इफ द कंपनी हैज, अगर देखो दो केस होते हैं, कंपनी का नेम रिजर्व हो गया था, बाद में कभी जाके पता चलता है कि वो नेम रिजर्व करवाया गया था गलत इंफॉर्मेशन देके, या तो कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी या कंपनी अभी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई होगी। इन अ केस इफ द कंपनी हैज नॉट बीन इनकॉर्पोरेटेड, जो रिजर्व नेम है वो बस कैंसिल कर देंगे और जिस पर्सन ने एप्लीकेशन दी थी उसके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी 1 लाख रुपए तक की, मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक की। लेकिन जिस केस में कंपनी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड हो चुकी है तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, अब देखो जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी थी यानी कंपनी ने अपने नाम से काम करना शुरू कर दिया था, अपने जो है अपने डॉक्यूमेंट्स उसके अकॉर्डिंग प्रिंट करवा लिए होंगे, अपने जो बोर्ड होता है कंपनी का वो बनवा लिया होगा, तो खर्चे तो हुए होंगे। तो इसलिए इस केस में पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाती है, उसके बाद 3 एक्शंस ले सकती है हमारी आरओसी। क्या, या तो उनको डायरेक्ट करेंगे कि आप अपना नेम चेंज कर दो कंपनी का 3 महीने के अंदर अंदर OR पास करके अपना नाम चेंज कर दो 3 महीने के अंदर, या कंपनी का नेम ही स्ट्राइक ऑफ करवा देंगे हम रजिस्टर ऑफ कंपनी से, या लास्ट क्या है कंपनी का वाइंडिंग अप किया जाएगा। तो ये 3 जो है ऑर्डर्स पास हो सकते हैं, कैंसल हो सकता है नाम अगर आपने कुछ गलत इंफॉर्मेशन देके नाम ऑब्टेन किया होगा। उसके बाद हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। उसमें क्या बताया गया था, एक मिस्टर अनिल देसाई था, उसने आरओसी को बोला कि मैं एक प्रीफिक्स अपनी कंपनी के नाम में ऐड करवाया, वो था सांवरिया, और उसने बोला कि ये सांवरिया वर्ड ट्रेडमार्क मेरे नाम पे रजिस्टर है। इस बेस पे उसने अपनी कंपनी रजिस्टर करवा ली और ये नेम अपना जो था कंपनी का रखवा लिया। बाद में पता चला कि ये प्रीफिक्स जो था रजिस्टर नहीं था उसके नाम पे। However, he has formed, कंपनी फॉर्म हो चुकी थी। तो कंपनी फॉर्म हो जाती है तो 3 बेसिक डिसीजन, 3 बेसिक ऑर्डर्स पास हो सकते हैं अगर इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन के बेस पे किया गया हो अप्लाई नेम के लिए। इन सच केस आरओसी एक्शंस लेगी अकॉर्डिंग द प्रोविजंस, या तो उसको चेंज करने का बोलेगी विद इन 3 मंथ्स OR पास करके, या क्या बोलेगी स्ट्राइक ऑफ करवा देगी नाम या वाइंडिंग अप करवा देगी। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड पहले देनी पड़ती है। उसके बाद एक सर्कुलर आया था, सर्कुलर में क्या बताया गया था, गवर्नमेंट डायरेक्टेड दैट वाइल अलॉटिंग द नेम, देखो कंपनीज या लिमिटेड लाइबिलिटी LLP का नाम जब देना है तो रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज इनके पास अथॉरिटी होती है, तो इनको बोला गया कि आप ड्यू केयर के साथ काम करोगे, मतलब अपने पूरी ड्यू डिलीजेंस के साथ आपको काम करना पड़ेगा, ताकि आपको कुछ भी नेम्स ऐसे नहीं देने जो इन कॉन्ट्रावेंशन हो एम्बलम्स एंड नेम्स एक्ट 1950 अकॉर्डिंग। It is necessary that registrars are fully familiar with the provisions of the said act, जो इस emblems and names act के अंदर कहा गया है कि आपको जैसे रॉयल फैमिलीज के नेम, इन ऐसे नेम्स को यूज नहीं करना, उसके अकॉर्डिंग जो है रजिस्ट्रार को ड्यू केयर के अकॉर्डिंग नाम अलॉट करने पड़ेंगे। हम यहाँ पे रूल 8 और 8A पढ़ चुके हैं। 8 में बताया गया था कि एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ आपका नेम रिजेंबल नहीं करना चाहिए। 8A में अनडिजायरेबल नेम का बताया गया था कि अगर आपको वो नेम्स यूज करने हैं कुछ ऐसा है तो आपको प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। उसके बाद डोमिसाइल क्लोज क्या होता है, जहां पे आपका जिस स्टेट में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस एस्टेब्लिश्ड है तो वो बताना पड़ेगा, वही कंपनी परमानेंट एड्रेस होगा, कंपनी वहीं की रेजिडेंस मानी जाएगी। ऑब्जेक्ट क्लोज अगेन इंपॉर्टेंट क्लोज हम पढ़ चुके हैं। ऑब्जेक्ट क्लोज सबसे इंपॉर्टेंट क्लोज होता है, कंपनी के इस ऑब्जेक्ट्स के बाहर नहीं जा सकती, कंपनी की पावर्स यहां तक लिमिटेड होती हैं, इसके बाहर अगर कुछ वो करती है तो वो अल्ट्रा वायरस टू द मेमोरेंडम हो जाता है।
so covers the objects for the which the company is proposed to be incorporated and any matters considered necessary in furtherance thereof. नेक्स्ट इज डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायर्स। हमने बहुत बार देख लिया अल्ट्रावायर्स को यूज किया गया है कि कंपनी अपने ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट कुछ करती है, उसके बाहर कुछ करती है तो वो अल्ट्रावायर्स माना जाता है। तो बहुत डिटेल डिस्कशन की गई है हमारे स्टडी मैट में इसके रिगार्डिंग। इन केस अ कंपनी whether it is not stated in the memorandum as the objects या powers is prohibited by that, अगर ये चीज लिखी हो या ना लिखी हो हमारे ऑब्जेक्ट के साथ कि हमारे मेमोरेंडम के अंदर कि अगर इसके बियॉन्ड कुछ करती है वो अल्ट्रा वायर्स होता है, ये मानी जाएगी। एज अ रिजल्ट एन एक्ट विच इज अल्ट्रा वायर्स वो वॉइड होता है, यानी वो कंपनी के ऊपर बाइंडिंग नहीं होता है, डज नॉट बाइंड द कंपनी। ना तो कंपनी ना थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट है वो स्यू नहीं कर सकती एक दूसरे को। द कंपनी कैन नॉट मेक इट वैलिड। और जो चीजें अल्ट्रा वायर्स होती हैं मेमोरेंडम के अगेंस्ट, मेमोरेंडम के अल्ट्रा वायर्स होती हैं, उस चीज को इवन सारे शेयर होल्डर्स भी रेटिफाई कर दे तो भी वो वैलिड नहीं होगा, वो चीज नहीं हो सकती। इवन एवरी मेंबर असेंट्स टू इट, वो रेटिफिकेशन की पावर नहीं होती है। लेकिन हम आगे पढ़ेंगे, अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो एओए होता है उसको अगर रेटिफाई कर दें, अगर उसके अगर अगेंस्ट कुछ चली जाती है, उसके अगेंस्ट कुछ अल्ट्रा वायर्स हो जाता है, तो उसमें अगर सारे मेंबर्स उसको रेटिफाई कर दे तो वो अप्रूव हो जाता है। द जनरल रूल इज दैट अल्ट्रा वायर्स जो होता है वो इनकैपेबल ऑफ रेटिफिकेशन, तो इस केस में उनकी रेटिफिकेशन पॉसिबल नहीं होती। लेकिन जो एक्ट इंट्रा वायर्स टू द कंपनी होती है लेकिन बट आउटसाइड द अथॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स, यानी हम दो चीजें ऐसी देखेंगे, डायरेक्टर्स के अल्ट्रा वायरस हो रही है या आर्टिकल्स के अल्ट्रा वायरस हो रही है, उसको रेटिफाई किया जा सकता है। लेकिन मेमोरेंडम की जो चीज अल्ट्रा वायरस हो रही है उसको रेटिफाई करना इम्पॉसिबल है, इवन सारे मेंबर्स ऑफ द कंपनी बोले तो भी नहीं। इफ द एक्ट इज अल्ट्रा वायरस यानी बियॉन्ड द पावर सिर्फ डायरेक्टर्स के हैं, द शेयर होल्डर्स रेटिफाई कर सकते हैं उसको। अगर वो आर्टिकल्स के साथ अल्ट्रा वायरस है तो कंपनी कैन ऑल्टर, अपने आर्टिकल्स को ऑल्टर कर सकती है वो इजीली, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नेक्स्ट इज द रूल इज मेंट टू प्रोटेक्ट। क्यों बनाया गया ये रूल? ताकि हम अपनी कंपनी के शेयर होल्डर्स को और क्रेडिटर्स को प्रोटेक्ट कर पाए, ताकि जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, ये लोग हैं, ये अगेंस्ट द कंपनी कोई भी एक्ट या कोई भी ऐसा एक्टिविटी परफॉर्म ना कर सके जो कि हमारी कंपनी की पावर्स के बियॉन्ड होगा। द डायरेक्ट डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस वाज, देखो कि यहाँ पे केस लो बताया गया है, एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिच। तो इसमें क्या कहा गया, मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी में एक चीज बताई गई थी, द ऑब्जेक्ट्स फॉर विच द कंपनी इज एस्टेब्लिश आर टू मेक एंड सेल और लैंड और हायर रेलवे प्लांट्स टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स। ये वर्डिंग दी गई थी, लेकिन क्या हुआ, कंपनी एंटर कर गई थी एक कॉन्ट्रैक्ट के साथ, मिस्टर रिच के साथ, अ फर्म जो रेलवे कॉन्ट्रैक्टर्स का काम करती थी, जो फाइनेंस करती थी कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रेलवे लाइन इन बेल्जियम। सब्सिक्वेंट रेप्यूटेशन ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट की गई कंपनी के द्वारा। क्यों? क्योंकि ये फाइनेंस का काम हमारी कंपनी की पावर में नहीं था, इसलिए कंपनी इस चीज को रेप्यूटेट करना चाहती थी कि ये अल्ट्रा वायरस है। लेकिन जो रिच था वो क्या आया, बोट अ केस एंड फॉर डैमेजेस ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ब्रीच। उसने कहा कि कंपनी ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था और ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन हमने एक चीज पढ़ी थी, ये कॉन्ट्रैक्ट कभी भी बाइंडिंग नहीं होता, ना कंपनी पे ना कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी पे, सो वो स्यू नहीं कर सकती कंपनी को। एज अकॉर्डिंग टू हिम वर्ड्स, उसके अकॉर्डिंग क्या था, जनरल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब था gave power the company to enter into such contract and therefore it was within the powers of the company, उसका ये कहना था। more so because the company और इसके बाद क्या हुआ, उसने कहा एक तो ये जनरल कॉन्ट्रैक्टर का जो उसने मतलब था अपने अकॉर्डिंग निकाला और बोला कि ये पावर्स विद इन द पावर्स ऑफ द कंपनी आता है, एंड मोर ओवर सारे मेजोरिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स ने इसको रेटिफाई कर दिया, लेकिन रेटिफिकेशन भी यहाँ पर अलाउड नहीं होता। उसके बाद क्या हुआ, जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स थे, हाउस ऑफ लॉर्ड यानी जो कोर्ट था, उसने क्या कहा, दैट द कॉन्ट्रैक्ट वाज अल्ट्रा वायरस ही था एंड देयरफॉर नल एंड वॉइड है। क्यों? द टर्म जनरल कॉन्ट्रैक्ट वाज इंटरप्रिटेटेड, क्यों, हमारा काम था मैकेनिकल इंजीनियर्स का, हम फाइनेंस के कामों में कब से एंटर करने लग गए, एंड कनेक्टेड टू द बिजनेस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स। द कोर्ट हेल्ड दैट चाहे एवरी मेंबर शेयर होल्डर जो था अगर वो भी मिलकर रेटिफाई कर दे दैट दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट हम डिजायर करना चाह रहे हैं और ऑथराइज करते हैं डायरेक्टर्स को, वो फिर भी अल्ट्रा वायरस ही रहेगा, स्टिल इट वुड बी अल्ट्रा वायरस। The shareholders cannot ratify such contract as the contract was ultra virus
द ऑब्जेक्ट क्लोज के अगेंस्ट था, विच बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट दे वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम डूइंग। सो द पर्पज, लेकिन आजकल क्या हो गया है, हम अपनी कंपनी का ऑब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट चेंज करने के लिए हम आगे पढ़ेंगे सेक्शन 13 में, एसआर पास करने की रिक्वायरमेंट की गई है। जस्ट बाय पासिंग एसआर शेयर होल्डर्स जो है अपने ऑब्जेक्ट क्लोज को चेंज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज सब्सक्रिप्शन क्लॉज। सब्सक्रिप्शन क्लॉज में क्या होगा, जो हम आरओसी को सबमिट करेंगे हमारे मेमोरेंडम और आर्टिकल, उस पे सारे के सारे जो हमारे सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम है ड्यूली साइन करेंगे। ऑल द सब्सक्राइबर विल साइन द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। नेक्स्ट इज फॉर्म्स एंड शेड्यूल। शेड्यूल 1 में बताया गया है, टेबल्स बताए गए हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनी से रिलेटेड, उनको आप फॉलो कर सकते हो अपने मेमोरेंडम को बनाने के लिए या आर्टिकल को बनाने के लिए। तो हमारे शेड्यूल नंबर जो 1 है, शेड्यूल 1 में ये सब चीजें बताई गई हैं। उसमें टेबल बताए गए हैं, ए से लेके ई तक हमें जो बताए गए हैं वो है एमओए से रिलेटेड, एंड एफ से लेकर जे तक जो बताए गए हैं वो है आर्टिकल्स से रिलेटेड। सो जो ए है, देखो ए से रिलेटेड ई तक कैसी कैसी कंपनीज होंगी, जो लिमिटेड बाय शेयर्स हैं या लिमिटेड बाय गारंटीज होती हैं या अनलिमिटेड कंपनीज होती हैं। लिमिटेड बाय शेयर्स के लिए टेबल ए, गारंटी वाली जो है और जिनकी शेयर कैपिटल नहीं है वो बी, गारंटी विद हैविंग शेयर कैपिटल, और जो अनलिमिटेड है नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, एंड अनलिमिटेड हैविंग शेयर कैपिटल। लेकिन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के लिए थोड़ा चेंज हो जाता है, पहली तो वही है लिमिटेड बाय शेयर्स, लेकिन टेबल नंबर जो जी है वो है गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल, नेक्स्ट इज गारंटी एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, उसके बाद जो अगला आएगा वो है अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल एंड अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। सो नेक्स्ट इज आनी प्रोविजन इन द मेमोरेंडम या आर्टिकल। देखो एक चीज यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लैरिफाई की गई है कि जो एक कंपनी होती है जो लिमिटेड बाय गारंटी है प्लस उसके पास अगर कोई शेयर कैपिटल नहीं है तो उसके जो भी डिविजिबल प्रॉफिट्स होंगे ना वो अपने सिर्फ मेंबर को ही दे सकती है, उसके अलावा वो किसी और को नहीं दे सकती। चाहे ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया जाए, चाहे आर्टिकल्स में या मेमोरेंडम में अगर कुछ ऐसा ऑल्ट्रेशन भी किया जाए तो वो भी वॉइड होगा। कोई भी प्रोविजन अगर मेमोरेंडम आर्टिकल में अगर ऐसी है जो कौन सी सिर्फ एक ऐसी कंपनी, गारंटी कंपनी जिसकी शेयर कैपिटल नहीं है, उस केस में शैल नॉट गिव डिविजिबल प्रॉफिट्स में वो कोई पार्ट नहीं ले सकता अदर देन अ मेंबर। अगर ऐसा होता है तो वो वॉइड माना जाता है। सो दिस वाज द सेक्शन नंबर 4 जिसमें हमने एमओए के रिलेटेड प्रोविजंस को कवर किया। नेक्स्ट इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, सेक्शन नंबर 5, अगेन वेरी इजी सेक्शन। जैसे हमने डेफिनेशन पढ़ी थी सेक्शन 2 क्लोज 5 में, आर्टिकल का क्या मतलब होता है। आर्टिकल मींस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो ओरिजिनली फ्रेम्ड हो या ऑल्टर्ड किए गए हो इस एक्ट के अकॉर्डिंग या प्रीवियस एक्ट के अकॉर्डिंग। एक्चुअली आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करते हैं। मेमोरेंडम जो होता है दोनों ही पब्लिक डॉक्यूमेंट, लेकिन मेमोरेंडम में जो होता है जो एक स्कोप की बातें की जाती हैं जो मेनली जो आउटसाइडर्स के लिए होता है वो एमओए ही मेनली रिक्वायर्ड होता है। एओए में जो एक तरीके से ये हेल्पिंग हैंड होता है एमओए का, जो बातें हमारी एमओए में क्लियर नहीं की गई वो एओए के थ्रू क्लियर की जा सकती हैं। एओए हमारे इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस को डील करता है। उसके बाद देखते हैं सेक्शन 5 बताता है कि क्या एओए के कंटेंट्स होंगे, क्या उसका मॉडल होगा। मॉडल हमने ऑलरेडी देख लिया, हमारा टेबल एफ से लेके टेबल जे तक। उसके बाद है इसमें रेगुलेशंस होंगे, रेगुलेशंस तो होंगे ही होंगे, कंपनी कैसे मैनेज की जाएगी। उसके बाद इंक्लूजन ऑफ ऐसे मैटर्स, आर्टिकल शैल आल्सो कंटेन मैटर्स जो कि प्रिस्क्राइब्ड अंडर द रूल्स होंगे। रूल्स में जो बताया गया है कि आपके आर्टिकल में ये चीज इंक्लूड होनी चाहिए तो वो इंक्लूड होनी चाहिए। हाउएवर कंपनी इंक्लूड कर सकती है एडिशनल मैटर्स भी जो उसको लगता है कंपनी को चलाने के लिए, कंपनी को मैनेज करने के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एंट्रेंचमेंट क्या होता है। वैसे तो आर्टिकल को चेंज करने के लिए हमारे एक्ट के अंदर प्रोविजंस होती हैं, लेकिन एंट्रेंचमेंट होता है उस चीज को और स्ट्रिक्ट बना देना, रिस्ट्रिक्ट कर देना किसी चीजों को और स्ट्रिक्ट प्रोविजन लेके आना, उनको प्रोटेक्ट करना। तो एंट्रेंचमेंट यूजुअली एन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और जो है वो अगर उसमें कुछ चीजें हमने ऑल्टर करनी है तो वो एसआर के थ्रू हो सकता है। जनरल ये प्रोविजन है जो हमने एक्ट के थ्रू प्रोवाइड किए, लेकिन हम अपने आर्टिकल्स में ही कुछ ऐसी चीजें ऐड कर दे यानी एंट्रेंचमेंट कर दे कि अगर आर्टिकल्स में हमें कुछ फर्दर कुछ ऑल्टरेशन करेंगे उसको और स्ट्रिक्ट प्रोविजन बनाना। So to make it more difficult to change it, so entrenchment means making something more protective. कंटेन प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट, आर्टिकल्स में हमारे एंट्रेंचमेंट के प्रोविजंस भी होने चाहिए। आर्टिकल्स में कंटेन हो सकते हैं हमारे एंट्रेंचमेंट जो इफेक्ट देंगे स्पेसिफाइड प्रोविजंस ऑफ द आर्टिकल्स को, जो कि ऑल्टर हो सकते हैं ओनली इफ जो कंडीशंस हमने लगाई हैं
एज दैट आर मोर रिस्ट्रिक्टिव देन दोज जो सिर्फ एसआर के पास होने से हो सकती है, यानी ऐसे प्रोविजंस अगर आर्टिकल में है तो ही माने जाएंगे। मैनर ऑफ इंक्लूजन ऑफ एंट्रेंचमेंट के प्रोविजन को कैसे इंक्लूड करेंगे, देखो प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट शैल ओनली बी मेड, या तो हमने जो हमारी कंपनी फॉर्म हुई थी तब इंक्लूड की हो, या फिर जब हम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी भी एंट्रेंचमेंट के प्रोविजन इंक्लूड कर सकते हैं बाय एन अमेंडमेंट इन द आर्टिकल्स। देखो इसके लिए हमारे पास एक प्रोविजन है, फॉर्मेशन के टाइम पे जब अगर हमने एंट्रेंचमेंट के प्रोविजन कर रखे हैं तो इट्स ओके, लेकिन आफ्टर दैट हम अगर कुछ चेंजेस करते हैं तो यहाँ पे दो केसेस बन जाते हैं, पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। अगर हमने बाद में एंट्रेंचमेंट इंक्लूड किया है हमारे आर्टिकल्स में तो पब्लिक कंपनी के केस में एसआर पास होगा तो ही एंट्रेंचमेंट हमारे आर्टिकल्स का पार्ट बन सकता है। प्राइवेट कंपनी के केस में जब ऑल द मेंबर्स अग्रीड हो एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस को इंक्लूड करने के लिए तो ही आर्टिकल्स में वो चीज ऐड हो सकती है। सो यही यहाँ पे बताया गया है, अमेंडमेंट अगर करनी है हमने बाद में तो ऑल द मेंबर्स इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, स्पेशल रेजोल्यूशन इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। उसके बाद अगर हमने एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस लगाए हैं तो एक इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसकी नोटिफिकेशन आरओसी को भी भेजनी पड़ेगी, नोटिस भेजना पड़ेगा आरओसी को इसका। सो इस फिगर के थ्रू आपको वही बताया गया है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। फॉर्म्स ऑफ आर्टिकल्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, टेबल एफ से लेके जे तक, जो कि शेड्यूल 1 का ही पार्ट है। मॉडल आर्टिकल्स कंपनी अडॉप्ट कर सकती है, चाहे तो सारे चाहे कुछ भी रेगुलेशन जो मॉडल्स के अंदर इंक्लूडेड है। उसके बाद देखो जो कंपनी रजिस्टर्ड ही आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट हुई है तो उसको तो ये सारे जो टेबल्स हैं, मॉडल्स हैं, रेगुलेशंस हैं फॉलो करने पड़ेंगे एज इट इज, ऐसे ही होंगे एज इफ दे वर कंटेन्ड इन द ड्यूली रजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी। लेकिन जो कंपनी प्रीवियस एक्ट, प्रीवियस लॉ के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी उसके ऊपर ये सेक्शन नहीं एप्लीकेबल होता, शैल नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई। लेकिन अगर वो अपने आर्टिकल्स में कुछ अमेंडमेंट कर देती है एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 तो उनके ऊपर भी ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा अनलेस अमेंडेड अंडर दिस एक्ट। सो अब हम पढ़ेंगे, अब हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, उसमें हमने देखा कि ऑब्जेक्टिव अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। अब डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या होती है, ये प्रोटेक्शन दी गई थी आउटसाइडर्स को। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता था, आप जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी को कोई भी ऐसी डील करनी है तो कंपनी में एसआर पास होगा, कंपनी में बीआर पास हुआ होगा और ये डिसीजन पास आउट हुआ होगा, तभी हम कोई जैसे फॉर एग्जांपल किसी क्रेडिटर से डील कर रहे हैं तो ही ये डिसीजन, देखो कोई चीज है कंपनी के आर्टिकल्स सॉरी कंपनी के ऑब्जेक्ट्स के अंदर आती है, लेकिन हमने एओए के अंदर कुछ ऐसे इंटरनल रूल्स डाल रखे हैं कि अगर कंपनी को ये डील करनी है ना तो एसआर पास होगा कंपनी में। अब देखो बाहर के जो लोग होते हैं उन्हें क्या पता कंपनी में एसआर पास हो चुका है या नहीं, डायरेक्टर से वो बात करेंगे, डायरेक्टर्स ने अगर उनको कह दिया कि हाँ हो चुका है तो उनको उन पे बिलीव करना पड़ेगा, क्योंकि जो बाहर के लोग होते हैं दे आर नॉट सब्जेक्ट टू इंस्पेक्ट द इनसाइड डॉक्यूमेंट, जैसे मिनट्स ऑफ द मीटिंग, ये सब वो देख नहीं सकते। तो यहाँ पे ये प्रिज्यूम करके चलेंगे कि इनको इस चीज की नॉलेज नहीं है और ये लोग ऐसा प्रिज्यूम करके चलते हैं कि हाँ कंपनी में ये चीज ऑलरेडी पास आउट या जो भी फॉर्मेलिटीज हैं वो हो चुकी होंगी, ताकि इन लोगों की, बाहर वाले लोगों की यहाँ पर प्रोटेक्शन की गई थी। According to this doctrine, persons dealing with the company cannot be assumed to have knowledge of the internal problems company, इनको knowledge नहीं होती। He can simply, outsider सिर्फ simply यही assume करता है जो भी required things थी, जो भी formalities थी, उनको कंपनी ने properly जो है पूरा कर लिया। Stakeholder जो है did not inquire whether कंपनी की मीटिंग हुई थी या नहीं, resolution properly पास हुआ था या नहीं, whether it was passed properly, they are entitled to take it for granted, वो मान के चलेंगे ऐसा हुआ होगा, had gone all through these proceedings in the regular manner. Doctrine help करता था external members को from the company and states that the people are entitled to presume that internal proceedings are as per जो उनको document submit किए गए उसके according वो सही हैं। Doctrine of indoor management बहुत सालों से चलता हुआ आ रहा है और ये अगेंस्ट जो एक कंस्ट्रक्टिव नोटिस के अगेंस्ट जो होता है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस जो होता है वो इन प्रोटेक्शन टू कंपनी होता है। जैसे हमने देखा
कि एमओए एओए पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो वहां पे ये प्रिज्यूम करके चलते हैं तो आउटसाइडर जो है ये डॉक्यूमेंट्स पढ़ के चलेंगे। तो वो डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस होता है वो इन फेवर ऑफ कंपनी होता है, और डॉक्ट्राइन ऑफ जो इंडोर मैनेजमेंट है वो इन फेवर ऑफ आउटसाइडर्स होता है। द रोल ऑफ डॉक्ट्राइन इंडोर मैनेजमेंट इज अपोज्ड टू द रोल ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, वेयर एज डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस प्रोटेक्ट करता था कंपनी को अगेंस्ट आउटसाइडर्स, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट प्रोटेक्ट करता है आउटसाइडर्स को अगेंस्ट द एक्शंस ऑफ द कंपनी। तो जो डॉक्ट्राइन इज आल्सो इज अ सेफ गार्ड है अगेंस्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ अब्यूजिंग द डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। उसके बाद एक बताया गया कि बेसिस ऐसा क्यों था, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्यों लाया गया। What happens internal to the company is not a matter of public knowledge के लिए important नहीं है। The outsider can only presume the intentions of a company but not know the information, कि उसको अवेलेबल ही नहीं थी वो इन्फॉर्मेशन, तो वो कैसे बता पाया कि ये चीज वहां पे पास हुई होगी या ऐसी डिस्कशन हुई होगी। इफ नॉट फॉर द डॉक्ट्राइन कंपनी एस्केप कर सकती थी क्रेडिटर से। देखो डॉक्ट्राइन ना आया होता तो कंपनी क्या कर सकती थी, सिंपली बच सकती थी ये कह के अपने क्रेडिटर से, लाइबिलिटी से बच सकती थी, मुझे तो नहीं पता यार ऐसा तो हुआ नहीं, कंपनी आराम से डिनाई कर सकती थी। इसलिए उन आउटसाइडर्स की, उन क्रेडिटर्स की, उन लोगों की प्रोटेक्शन के लिए इंडोर मैनेजमेंट डॉक्ट्राइन लाया गया, ताकि आपको इंटरनल मैटर्स का नॉलेज नहीं होती, हम ऐसा ही प्रिज्यूम करते हुए चलेंगे, तो इस केस में कंपनी जो है उसको अपनी जो फॉर्मेलिटीज हैं या जो कॉन्ट्रैक्ट उसने किया था उसको पूरा फुलफिल करना पड़ता है और वो बाइंडिंग होता है। लेकिन इस इंडोर मैनेजमेंट की कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। क्या एक्सेप्शंस हैं? नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। अब देखो कई बार क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कंपनी का डायरेक्टर ही कंपनी का आउटसाइडर बन के, यानी फॉर एग्जांपल कंपनी का डायरेक्टर जो है वो कंपनी के क्रेडिटर बन के कंपनी के साथ डील कर रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस डायरेक्टर की पोजीशन से उसको ये तो पता है कि कंपनी में रिक्वायर्ड रेजोल्यूशन नहीं पास हुआ, तो अब वो ऐसे बच नहीं सकता कि मुझे क्या पता पास नहीं हुआ था। आपको अगर नॉलेज है ना किसी चीज की तो आप बच नहीं सकते। इन केस द आउटसाइडर को अगर एक्चुअल नॉलेज है इरेगुलरिटी विद इन द कंपनी, तो बेनिफिट ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आपको नहीं मिलेगा, आपको पार्ट माना जाएगा इवन इस इरेगुलरिटी का, यानी डायरेक्टर आप तो फायदा उठा रहे थे इस चीज का। दूसरा क्या है, नेग्लिजेंस। अब जो थर्ड पर्सन है उसको भी तो डिलीजेंटली काम करना पड़ेगा, अगर वो ही नेग्लिजेंट है, फॉर एग्जांपल कंपनी का कोई अकाउंटेंट है, वो आके आपसे डील कर रहा है, हाँ ये प्रॉपर्टी खरीदोगे, अगर ऐसी बातें अकाउंटेंट कर रहा है तो आपको नहीं पता क्या कि ये उसकी पावर्स के बियॉन्ड है, तो आपको वहां पे डिलीजेंटली काम करना पड़ेगा। उसके बाद फोर्जरी। देखो फोर्जरी को कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता। द रूल डज नॉट अप्लाई वेयर द पर्सन रिलाइज, कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट था बाद में पता चला ये फोर्ज डॉक्यूमेंट था, तो नथिंग कैन वैलिडेट फोर्जरी। अ कंपनी कैन नेवर बी हेल्ड बाउंड फॉर फोर्जरीज कमिटेड बाय इट्स ऑफिसर। फोर्जरी के केस में कुछ भी नहीं हो सकता, कोई आप इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट नहीं ले सकते उस केस में। सो दिस वाज सेक्शन नंबर 5 जिसमें हमने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 6। ये सेक्शन सिंपली ये बात करता है कि जो हमारा कंपनीज एक्ट है वो ओवरराइड करता है, उसका ओवरराइडिंग इफेक्ट होता है मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के ऊपर। हम यहाँ पे इसको यहां से पढ़ेंगे। इन सिंपल वर्ड्स द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट है, बट कीप इन माइंड, कई बार इसकी स्टार्टिंग में, इस एक्ट की स्टार्टिंग में एक चीज बोली गई है, सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। इसका मतलब ये होता है कि अगर एक्ट के अंदर ही कुछ ऐसा बताया गया हो, कुछ पर्टिकुलर चीज इंक्लूड की गई हो, फिर तो हम उस चीज की मानेंगे, लेकिन जनरल रूल क्या है कि एक्ट जो है उसका ओवरराइडिंग इफेक्ट होता है। Save as otherwise mean, it means that if any other section of the act says that the article अगर superior है तो हम उसको ट्रीट करेंगे अकॉर्डिंगली। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। सेक्शन 47 ऑफ द एक्ट डील करता है वोटिंग पावर ऑफ द मेंबर्स के साथ, एंड एक नोटिफिकेशन आई थी उसमें बताया गया था कि सेक्शन 47 जो है वो प्राइवेट कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, अगर वो एप्लीकेबल होगा तो अकॉर्डिंग टू उनके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जैसा कहेगा वैसे एप्लीकेबल होगा। Now, if AOA of a private company says that कि 47 उनके ऊपर नहीं अप्लाई हो रहा, तो एक्ट उनको धक्का नहीं कर सकता, यहाँ पे AOA सुपीरियर होगा और एक्ट यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी 47 सेक्शन यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, एक्ट AOA की मानी जाएगी। ये था सेक्शन नंबर 6।
अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 10 के ऊपर, इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम और आर्टिकल्स क्या होते हैं। देखो, जो एमओए एओए में बातें की गई है ना, कंपनी को उसके अकॉर्डिंग ही डील करना पड़ता है, कंपनी उसके अकॉर्डिंग ही चलाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल देखो, इफेक्ट ऑफ अ कंपनी एंड आर्टिकल्स क्या है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स अगर रजिस्टर्ड हो जाते हैं वो बाइंडिंग होते हैं कंपनी के ऊपर, कंपनी को उन्हीं ऑब्जेक्ट्स में रहते हुए उसी प्लेस ऑफ बिजनेस वहीं पे रजिस्टर्ड ऑफिस में वहीं काम करना पड़ता है। आर्टिकल्स में कहा है हम इतने से ऊपर लोन नहीं ले सकते तो नहीं ले सकते, उसकी पावर्स के विद इन में रहकर ही काम करना पड़ता है एक कंपनी को। इट मीन्स दैट ऑन द बेसिस ऑफ एमओए एओए कंपनी अपने मेंबर्स को लायबल रहेगी, मेंबर्स अपनी कंपनी को भी लायबल रहेंगे, लेकिन मेंबर्स आपस में लायबल नहीं रहेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी को अपने शेयर होल्डर से पैसा मंगाना है, कॉल मनी मंगानी है, तो वो मंगा सकती है। मेंबर्स को अगर कंपनी से कुछ काम करवाना है, कोई रेजोल्यूशन पास करवाना है, तो वो मेंबर्स अब कंपनी को बोल सकते हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ए पर्सन है और बी पर्सन है, दोनों कंपनी के मेंबर्स हैं, अगर बी ने पैसा नहीं दिया तो ए बी को नहीं कह सकता तो कंपनी का पैसा दे, नो। ए कंपनी को कह सकता है, लेकिन ए डायरेक्टली मेंबर सेकंड मेंबर को नहीं कह सकता। इसलिए नॉर्मली मेंबर्स आर नॉट लायबल टू ईच अदर, मेंबर्स आपस में लायबल नहीं होते। ऑल द मनी इज पेबल बाय any member to the company under the memorandum या article shall be debt due from him, उनसे पैसा लेने वाला है to the company। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी रिकवर कर सकती है कॉल्स इन अरियर फ्रॉम द मेंबर फोर्सफुली भी, जैसे एक लोन रिकवर किया जाता है। तो ये था हमारा सेक्शन नंबर 10, बहुत छोटा सा सेक्शन था। अब मेन एंड इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है, अगर हमने एमओए में कुछ चेंजेस करने हो, कुछ ऑल्टरेशंस करनी हो। सिंपल सा फंडा है, अगर आपने एमओए चेंज करना है, एसआर तो पास होगा ही होगा, मेन डॉक्यूमेंट है, एसआर पास किए बिना आपका नहीं चलेगा। तो यही हमारे को पहली एक चीज बताती है, सेक्शन 13 बताता है, प्रोसीजर बताया गया है कि ऑल्ट्रेशन कैसे करोगे। ऑल्ट्रेशन में एसआर पास होगा ही होगा। सो एसआर हमारी बेसिक नीड है अगर ऑल्ट्रेशन करनी है हमने एमओए के अंदर। दूसरा क्या है, अब हमारे बहुत से क्लोजेज होते हैं हमारे मेमोरेंडम के अंदर। अगर आपको अपनी कंपनी का नाम बदलना है तो क्या किन चीजों के साथ कंप्लाई करना होगा, नाम बदलना है, ऑब्जेक्ट बदलना है, कुछ भी बदलना है, पहली रिक्वायरमेंट एसआर तो पास करोगे ही करोगे। लेकिन अब स्पेसिफिक नेम चेंज के ऊपर क्या बात कही गई है, अगर नेम चेंज करना है तो आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की, और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर किसको दी गई है, आरओसी को। तो आप अच्छे से यहाँ पे याद करिएगा कि आरओसी से हम इन रिटर्न पावर लेंगे कि हम अपना नाम बदल रहे हैं तो बदल सकते हैं। लेकिन जब आप अपनी कंपनी को लाइक कन्वर्ट कर रहे थे प्राइवेट टू पब्लिक या पब्लिक टू प्राइवेट, तो आपने प्राइवेट लिमिटेड या प्राइवेट हटा के सिर्फ लिमिटेड वर्ड यूज करना है, उस केस में हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो यही इस पैराग्राफ में बताया गया है, नो सच अप्रूवल इज रिक्वायर्ड इन दैट केस। उसके बाद The change in name shall not be allowed to a company which has not filed। देखो, आपने अगर कुछ भी ऐसी चीजें करनी है तो डिफॉल्ट ना किया हो। मैंने आपको ऑलरेडी बताया दो चीजों का डिफॉल्ट ना हो, एनुअल रिटर्न फाइल करने में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने में, किसको, आरओसी को। यहाँ पे एक और डिफॉल्ट इंक्लूड किया गया कि आपने रीपेमेंट या पेमेंट डिपॉजिट्स की, डिबेंचर होल्डर्स की या उनके इंटरेस्ट की पेमेंट में अगर डिफॉल्ट किया है, इन तीन चीजों में डिफॉल्ट किया है, तो आप अपनी कंपनी का नेम चेंज नहीं कर सकते हो। सो द नेम शैल नॉट बी अलाउड टू बी चेंज। अगर आपने एनुअल रिटर्न नहीं फाइल की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं फाइल की, या आपने मैच्योर डिपॉजिट या डिबेंचर होल्डर्स या उनके इंटरेस्ट की पेमेंट में आपने फेलियर दिखाया है, डिफॉल्ट किया है, लेकिन आपको फर्दर हम अलाउ कर देंगे, सब्सिक्वेंट अलाउ कर देंगे अगर आप इन डिफॉल्ट को सही कर लेते हो। चेंज इन नेम अलाउ कर देंगे अगर आपने वो नेसेसरी डॉक्यूमेंट जैसे एनुअल रिटर्न, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल कर दी या इन लोगों को रीपेमेंट पेमेंट कर दी है। तो ये था चेंज इन नेम। एसआर तो होगा ही होगा, प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट यानी आरओसी की अप्रूवल भी यहाँ पर रिक्वायर्ड होगी। जब मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि आरओसी, वैसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट के अंदर तो ये लिखा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के अकॉर्डिंग ही आप अपना नेम चेंज कर सकते हो, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी जो पावर है वो आरओसी को डेलीगेट कर दी है। उस केस में आरओसी को डेलीगेट तो है पावर, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो खुद भी एक्सरसाइज कर सकती है उन पावर्स को, या फिर उनसे जो डेलीगेट की थी उस चीज को रिवोक भी कर सकती है। ऐसा हमारे इस पैराग्राफ में, इस नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया था। उसके बाद क्या है, एंट्री इन रजिस्टर ऑफ कंपनीज। देखो, जब आपका कंपनी का नाम चेंज हो गया,
और आपका न्यू नेम रजिस्टर ऑफ कंपनीज में एंटर किया जाएगा। उसके बाद आपको एक फ्रेश सर्टिफिकेट इशू करेगी हमारी आरओसी, फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको इशू किया जाएगा। उसके बाद क्या है, और वो नाम आपका उस दिन से इफेक्टिव होगा। चेंज इन द, अब आपने पहले चेंज इन नेम पढ़ा, अब हम देखेंगे चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है। ऑल्टरेशन ऑफ द मेमोरेंडम, अगर आपने देखो सिंपल सा केस है, अगर आप सेम स्टेट में रहते हुए अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करते हो इतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर आपने वन स्टेट टू अदर स्टेट शिफ्ट होना है तो आपका आरओसी चेंज होएगा। उस केस में आपको पंगा पड़ता है, उस केस में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ती है। लेकिन इस इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी जो पावर है वो किसको डेलीगेट की है, आरडी को, रीजनल डायरेक्टर, जो आरओसी के भी ऊपर की अथॉरिटी होती है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया है। रीजनल डायरेक्टर को अथॉरिटी ये दी गई है, अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट ने डेलीगेट की है ये अथॉरिटी। दूसरा क्या है, डिस्पोज ऑफ एप्लीकेशन। देखो जब हमने अपनी अप्रूवल लेना है सेंट्रल गवर्नमेंट से यानी आरडी, तो वो 60 डेज के अंदर अंदर हमारी अप्रूवल जो हम ये मांग रहे हैं उसको कि अप्रूव कर दो, चेंज इन द प्लेस, चेंज इन द रजिस्टर्ड ऑफिस, स्टेट चेंज करवानी है, वो डिस्पोज ऑफ कर देगा। लेकिन बिफोर पासिंग द ऑल्टरेशन वो कुछ 3 चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, किन चीजों को वो आप एक सेटिस्फाई करेगा, किन 3 चीजों को। ऑल्टरेशन के लिए आपने कंसेंट ले ली, किन लोगों की कंसेंट, डायरेक्टर्स की, डिबेंचर होल्डर्स की, या अदर पर्सन जो कंसर्न है कंपनी के साथ, इन लोगों से हम रिटर्न कंसेंट लेते हैं कि इनको आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। दूसरा क्या है, सफिशिएंट प्रोविजन हैज बीन मेड बाय द कंपनी आइदर फॉर द ड्यू डिस्चार्ज ऑफ इट्स लैंड। अब देखो कंपनी के ऊपर कोई हम कंपनी इस स्टेट से दूसरी स्टेट में शिफ्ट हो रही है तो पहले कोई अपनी लाइबिलिटीज वगैरह कुछ तो पेंडिंग होगी, तो आप क्या अरेंजमेंट करके जा रहे हो, क्या ऐसा पैसा छोड़ के जा रहे हो या कुछ ऐसी असेट छोड़ के जा रहे हो इन लोगों के लिए, इन लोगों को पैसा चुकाने के लिए, या आप इन लोगों को कोई एडिकेट सिक्योरिटी दे के जा रहे हो फॉर देयर डिस्चार्ज। नेक्स्ट इज आरओसी के पास आप 2 चीजें फाइल करोगे, आपको अप्रूवल मिल गई, आपके पास एसआर पास हो गया, एसआर जो पास किया, अप्रूवल जो पास की, आप रजिस्ट्रार को सबमिट कर दोगे। रजिस्ट्रार को जब वो मिल गया तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, व्हेन ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम रजिस्टर्ड इनटू ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, तो जो सर्टिफाइड कॉपी होती है ना, ऑर्डर ऑफ जो सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका जो ऑर्डर मिला था, आप वो दोनों आरओसीज को दोगे। अप्रूविंग द ऑल्टरेशन शैल बी फाइल्ड विद ईच स्टेट ऑफ द, जो आरओसी के हर स्टेट को देना पड़ेगा, दोनों स्टेट को देना पड़ेगा, जो कि और आपका रजिस्टर कर लेगा, वो अपने पास अपनी कंपनी, आपकी कंपनी को रजिस्टर कर लेगा। और जो न्यू जो होगा ना रजिस्टर ऑफ द, जहां पे आपका रजिस्टर ऑफिस शिफ्ट हो रहा है, जब आपका रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट हो रहा है, उस स्टेट का आरओसी आपको फ्रेश इशू ऑफ सर्टिफिकेट इशू कर देगा, फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा। अब आता है अगर आपको कंपनी का ऑब्जेक्ट चेंज करना है, कंपनी को ऑब्जेक्ट चेंज करना है तो कंपनी के लोगों जिन्होंने कंपनी के साथ डील किया है उन लोगों को दिक्कत होगी, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को दिक्कत नहीं होगी। एसआर तो पास होगा ही होगा। अब हम क्या करेंगे, एसआर पास करने का यहाँ पे तरीका बहुत अलग है। एसआर पास होगा थ्रू पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट यानी हमने मीटिंग बुलाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कंपनी में जो एसआर पास होगा वो पोस्टल बैलेट के थ्रू होगा, या तो पोस्ट के थ्रू या ईमेल के थ्रू, यानी मीटिंग कंडक्ट नहीं की जाएगी। देखो कंपनी के अंदर लोगों ने पैसा लगाया, शेयर होल्डर्स ने, प्रोस्पेक्टस जब इशू हुआ था या फर्स्ट मेमोरेंडम के जो सब्सक्राइबर्स थे उन्होंने क्या किया, उनका कंपनी का पैसा अनयूटिलाइज पड़ा है, तो अब वो किसी और पर्पस के लिए पैसा यूज करना चाहते हैं जो कंपनी के ऑब्जेक्ट्स के अंदर कवर्ड नहीं है। फॉर एग्जांपल क्या हुआ कि कंपनी लेदर के बिजनेस में थी, लेदर लेती थी, मांस जो होता है एनिमल्स का वो लेती थी, और शूज वगैरह या बेल्ट और ये पर्स वगैरह इन सब की मैन्युफैक्चरिंग में थी। अब कंपनी ने क्या किया, कंपनी अपना ऑब्जेक्ट वास्ट करना चाहती है और वो मीट के प्रोडक्शन में या जो मीट के जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उसमें इन्वॉल्व होना चाहती है। तो ऑब्वियस ही बात है बहुत ऐसे लोग होंगे जिसको इन चीज से प्रॉब्लम होगी। तो इस केस में एसआर तो पास करोगी, आप अपना ऑब्जेक्ट चेंज कर रहे हो, लेकिन आपको जो ये आपके जो शेयर होल्डर्स अग्री नहीं कर रहे उनको एग्जिट ऑफर भी देना पड़ता है। तो इन आपको डिटेल्स मेंशन करनी होगी। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया एसआर पास होगा पोस्टल बैलेट के थ्रू। दूसरा क्या है, आपको 2 तरीकों से इंफॉर्मेशन डिटेल मेंशन करनी होगी, एक तो न्यूज़पेपर्स के थ्रू, दूसरा अपनी वेबसाइट पे कि हम अपना ऑब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं। और जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको आपको क्या देना पड़ेगा, एग्जिट ऑफर देना पड़ेगा।
ठीक है। सो दिस वाज द पॉइंट जब आप अपना ऑब्जेक्ट चेंज कर रहे हो। रजिस्ट्रार टू सर्टिफाई द रजिस्ट्रेशन ऑन द ऑब्जेक्ट, जो रजिस्ट्रार है जब आप उसको बता दोगे कि हमारी कंपनी में एसआर पास हो चुका है ये, तो वो विद इन 30 डेज आप फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन आपको सर्टिफाई कर देगा। उसके बाद ऑल्टरेशन टू बी रजिस्टर्ड, नो ऑल्टरेशन अंडर दिस एक्ट शैल हैव द इफेक्ट अंटिल रजिस्टर्ड इन द अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस। जब तक वो रजिस्टर नहीं हो जाता ना कि हाँ आपके ऑब्जेक्ट्स आपके माने नहीं जाते, तब तक आप वो ऑब्जेक्ट्स आपके वैलिड, वो ऑल्टरेशन आपकी वैलिड नहीं मानी जाती। ओनली मेंबर हैव राइट टू पार्टिसिपेट, ये मैंने आपके साथ ऑलरेडी पॉइंट डिस्कस किया था जब हमने एमओए एओए को डिस्कस किया था। हमने ये बताया था कि अगर जो कंपनी गारंटेड कंपनी होती है और उसकी शेयर कैपिटल नहीं होती है, तो वो अदर देन अपने मेंबर कोई और पर्सन को राइट टू पार्टिसिपेट इन डिविजिबल प्रॉफिट्स नहीं दे सकती। अगर देती है तो वॉइड। ऐसा ही अगर पहले प्रोविजन नहीं था, लेकिन अगर आप ऐसा ऑल्टरेशन लाना चाहते हो अपने एओए में, तो वो भी चीज वॉइड मानी जाएगी, वो भी चीज हमारी वॉइड मानी जाएगी। उसके बाद हमारा आता है सेक्शन नंबर 15। सेक्शन 15 क्या बताता है? और ये सेक्शन 15 एओए एमओए दोनों के केसेस में सेम ही एप्लीकेबल होता है। अगर आप कुछ चेंजेस कर रहे हो अपने एमओए एओए के अंदर, तो आपको वो अपनी हर कॉपी जो आप इशू करोगे उसमें इंक्लूड करोगे उस ऑल्टरेशन को, नहीं कि पर कॉपी 1000 रुपए फाइन लगेगा। तो यही आपको यहाँ पे बताया गया 1000 रुपीज फॉर एवरी कॉपी ऑफ मेमोरेंडम या आर्टिकल्स इशूड विदाउट सच ऑल्टरेशन, इतना आपको फाइन लगेगा। अब जो यहाँ पे फर्दर दिया गया है, ये बताया गया है जो अभी हमने पढ़ा एमओए के अंदर जो चेंजेस होते हैं, ऑल्टरेशन होती है, उसकी एक समरी बताई गई है। तो आप इस चीज को अच्छे से यहाँ से गो थ्रू कर सकते हो। अब हम देखेंगे ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स, जो कि कवर्ड है सेक्शन 14 के अंदर। सेक्शन 14 बताता है कि हम आर्टिकल्स को कैसे चेंज कर सकते हैं। आर्टिकल्स को चेंज करने के लिए भी हमें क्या पास करना पड़ेगा? एसआर पास करना पड़ेगा। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट द कंडीशंस कंटेन्ड इन इट्स मेमोरेंडम इफ एनी कंपनी में बाय एसआर जो अपने आर्टिकल्स को ऑल्टर कर सकती है। ऑल्टरेशन टू इंक्लूड कन्वर्जन ऑफ कंपनी, यहाँ पे अगर आपकी कंपनी प्राइवेट टू पब्लिक बन रही है या पब्लिक टू प्राइवेट बन रही है, तो वो भी आपकी ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स में कवर होगा। तो आपको यहाँ पे और आर्टिकल्स को अमेंड करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे अब दो प्रोविजंस होते हैं। जब प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होती है तो इतना बड़ा मैटर नहीं होता है। वो यहाँ पे सिर्फ ये बताया गया है जब एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक में कन्वर्ट होगी, तो वो जब उसने ये सब चीजें फाइल कर लिया, अपना आर्टिकल अमेंड कर लिया, तो वो अब प्राइवेट कंपनी नहीं रहेगी। इवन वेयर अ कंपनी बीइंग अ प्राइवेट कंपनी जो थी, जब वो ऑल्टर कर देती है अपने आर्टिकल्स को, तो दैट दे नो लॉन्गर, जो उसकी रिस्ट्रिक्शंस या लिमिटेशंस होती है ना, रिस्ट्रिक्शंस जैसे 200 मेंबर्स वगैरह, लिमिटेशंस ऐसी प्रोहिबिशन की वो पब्लिक में इशू नहीं कर सकती अपने शेयर्स, वो सब चीजें हट जाती हैं। तो विच आर रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूडेड, जो प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में होता है, देन सच कंपनी, जिस दिन वो ऑल्टरेशन होगी उस दिन से वो प्राइवेट कंपनी सीज हो गई, वो प्राइवेट कंपनी नहीं रही। लेकिन पब्लिक कंपनी के केस में थोड़ा सा ये चीज डिफिकल्ट होती है। क्यों? क्योंकि पब्लिक कंपनी में लोगों का पैसा लगा हुआ है। तो अगर आपको पब्लिक कंपनी को प्राइवेट में कन्वर्ट करवाना है, तो वहां पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। प्रोवाइडेड फर्दर दैट एनी ऑल्टरेशन हैविंग द इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ पब्लिक इनटू प्राइवेट शैल नॉट बी वैलिड अनलेस अप्रूव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जब तक अप्रूव नहीं कर देती तब तक वो मानी नहीं जाएगी। उसके बाद क्या था? प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट एनी एप्लीकेशन, जो देखो ट्रिब्यूनल के पास अगर ये कमेंसमेंट जो ऑर्डर आया था अमेंडमेंट का, वो अगर 2019 उसके आने से पहले अगर ट्रिब्यूनल के पास, हमारे एनसीएलटी के पास कोई भी एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी है ना, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही डील करेगा, जैसे कि पहले के प्रोविजंस के साथ, अमेंडेड प्रोविजंस के साथ वो डील नहीं करेगा। प्रोविजंस एप्लीकेबल टू इट बिफोर सच कमेंसमेंट, वो ही वो मानी जाएंगी। नेक्स्ट इज फाइलिंग ऑफ ऑल्टरेशन विद द रजिस्ट्रार। हाँ, जो भी अल्टरेशन आपने आर्टिकल्स में की है एंड अ कॉपी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का आपके पास कॉपी मिली है, वो आप फाइल करोगे रजिस्ट्रार के साथ, टुगेदर विद द प्रिंटेड कॉपी ऑफ ऑल्टर्ड आर्टिकल्स दोगे। अगर आपने इन ऑल्टर्ड आर्टिकल्स को बिना ऑल्टरेशन वाले पॉइंट्स के दे दिया तो आपके ऊपर फाइन लग जाता है। यू नो दैट विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज के अंदर अंदर आप ये दे दोगे आरओसी को, एज मे बी प्रिस्क्राइब, जो कि आपको रजिस्टर कर देगा। ऑल्टरेशन मेड शेल बी वैलिड, कोई भी ऑल्टरेशन आपने रजिस्टर्ड की थी, रजिस्टर जैसे ही होगी वो वैलिड हो जाएगी, जैसे कि वो ओरिजिनली फ्रेम हुआ हो आपका आर्टिकल। दूसरा क्या है, ये मैंने आपको 15 बताया, सेक्शन नंबर 15, कि अगर आपने बिना
ऑल्ट्रेशन के आपने कोई एमओए या एओए सबमिट कर देते हो तो आपको 1000 रुपए की पेनल्टी लगती है फॉर एवरी कॉपी ऑफ आर्टिकल जो आपने इशू किया या फिर एमओए। लास्ट सेक्शन जो आज की हम क्लास में कवर अप करेंगे दैट इज सेक्शन नंबर 17। देखो क्या है, कॉपीज ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल या कोई अग्रीमेंट होता है या कोई रेजोल्यूशन होता है, अगर वो हमारे जो कंपनी के मेंबर्स हैं वो मांगते हैं तो उनको देना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 एवरी कंपनी ऑन बीइंग, अगर उनको रिक्वेस्ट की है कंपनी के मेंबर्स ने, उनको कॉपी सेंड करेगी। किस चीज की? विद इन 7 डेज। इंपॉर्टेंट पॉइंट एमसीक्यू के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है कि 7 डेज में उसको वो डॉक्यूमेंट्स अपने मेंबर्स को प्रोवाइड करने पड़ते हैं, जो कि फीस के अकॉर्डिंग देते हैं। फीस देते हैं हमें ये मेंबर्स फीस देंगे कंपनी को और रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझे ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दो, तो कंपनी को प्रोवाइड करने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट्स जैसे कि एमओए, एओए, कोई अग्रीमेंट हो गया, कोई रेजोल्यूशन हो गया। एंड इफ इट सो फार हैव नॉट बीन एम्बॉर्डेड इन द, देखो कोई ऐसे अग्रीमेंट्स या कुछ ऐसे रेजोल्यूशन जो हमारे एमओए एओए का पार्ट नहीं थे, वैसे कुछ भी वो मांग सकते हैं। इन केस ऑफ डिफॉल्ट, अगर वो डिफॉल्ट करती है तो कंपनी और ऑफिसर को जो है डिफॉल्ट है उनको पेनल्टी यहाँ पर लगेगी। तो उनके ऊपर कितनी पेनल्टी लगेगी? पेनल्टी ऑफ 1000 रुपीज ईच डे से लेकर मैक्सिमम 1 लाख रुपीज विच एवर इज लेस, यानी 1000 रुपए से लेकर 1000 पर डे से लेकर मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक की पेनल्टी वहां पे उनको लग सकती है। और यहाँ पे अगर उन्होंने डिफॉल्ट किया मेंबर्स ने या कंपनी ने तो उनको पेनल्टी जो है पे करनी पड़ेगी। सो दिस वाज फॉर द टुडेज सेशन। आई होप आपको डिटेल में रिवाइज हो गए होंगे हमने आज जो भी टॉपिक्स को कवर अप किया है। फिर भी आपको अगर इनमें कुछ क्वेरीज आती हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए अपने बेस पे। अगर फिर भी कुछ आपको ऐसी क्वेरीज आती हैं तो प्लीज फील फ्री टू आस्क देम। सो दिस वाज फॉर द टुडे सेशन। थैंक यू।